जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने अक्टूबर के 16 से 31 तक के करंट अफेयर्स करेंगे। पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे अक्टूबर के करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नवंबर। आई होप आप हर रोज चैनल को देख रहे होंगे, शॉर्ट्स को देख रहे होंगे, बिकॉज शॉर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स में चल रहा है एंड किस रिस्पेक्ट में चल रहा है। आप सबको पता है 1 मिनट के अंदर कुछ ही यहाँ पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बट मैं पूरी ट्राई करता हूं कि उस 1 मिनट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए एंड आपको ये पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा है। तो आज हम 16 से 31 के करंट अफेयर्स करेंगे एंड ये करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सारे पीआईबी सरकार की यहां से साइट से लिए गए हैं। इसके अलावा जो भी करंट इश्यूज चल रहे होते हैं वो मैं डेली यहां पर चैनल पर डिस्कस कर लेता हूं। तो यहां पर ये वाले करंट अफेयर्स में वो वाले टॉपिक्स को कवर नहीं किया गया है, उसके अलावा जो चीजें हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ओके, प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर बेस्ट विशेष दी है ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ कटी बिहू टू द पीपल ऑफ आसाम। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि बिहू कहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ का फेस्टिवल है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। सो कटी बिहू जो जिसको कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, असम का आसामीज फेस्टिवल है। यहाँ पे क्या मार्क कर रहा है? द टाइम ऑफ रीलोकेशन ऑफ राइस सेपलिंग्स। राइस सेपलिंग्स की रीलोकेशन को ये मार्क कर रहा है। इस दिन क्या किया जा रहा है? तुलसी प्लांट को वर्शिप किया जा रहा है। इसके अलावा भी दो बिहू फेस्टिवल्स यहाँ पर आसाम में है। नंबर 1 मग बिहू जो कि जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, बोहग बिहू जो कि अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। सो कटी बिहू लाइक द अदर बिहू फेस्टिवल इज लिंक्ड टू द एग्रीकल्चर। यहाँ पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस फेस्टिवल का किससे लेना देना है। ठीक है, तो आपको पता हो एग्रीकल्चर से इसका लेना देना है। एंड इसके अलावा दो और बिहू हैं जो कि असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो ये हमारा पहली न्यूज थी आज की, जिसपे आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी बेस्ट विशेष दी हैं। नाउ सेकंड प्रोजेक्ट 15B यहाँ पे न्यूज में है। अगर आप शॉर्ट्स में जाके देखेंगे तो मैंने नेवल के यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स 15B, प्रोजेक्ट 15 ये सब डिस्कस करवा रखे हैं। यहाँ पर ये न्यूज क्या है कि द थर्ड प्रोजेक्ट 15B इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर, क्या नाम है? इम्फाल, ठीक है, डिलीवर की गई इंडियन नेवी को। तो इम्फाल डिस्ट्रॉयर थर्ड है। अब प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत कौन कौन सी है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, इम्फाल डिस्ट्रॉयर के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये करंटली न्यूज में है, कौन सी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्फाल डिस्ट्रॉयर यहाँ पे ट्रू है। नंबर 1 तो ये है कि एक तो ये डिस्ट्रॉयर है अंडर 15B, प्रोजेक्ट 15B। यहाँ पे बिल्ड कहां पे किया गया है? MDL माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। प्रोजेक्ट 15B कब आया था? 15A के बाद। इट इज अ फॉलो ऑन ऑफ कोलकाता क्लास 15A destroyed commissioned in the last decade. The ship was designed by the Indian Navy Warship Design Bureau WDB. इम्फाल जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस वॉरशिप है इन द वर्ल्ड। 10 तो आपको ये प्रोजेक्ट 15 अलग से पता हो डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15A 15B ये सब आपको पता हो। नाउ being a guided missile destroyer with a displacement of 7400 tons, ओवरऑल लेंथ इसकी 164 मीटर है। यहाँ पे इम्फाल जो है एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स। सेंसर्स इसमें है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं एंड टॉर्पेडोज। ये सब यहाँ पर क्या है? इसकी क्वालिटीज हैं ऑफ इम्फाल डिस्ट्रॉयर। 75% इसमें इंडिजीनियस कंटेंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जिसको प्रमोट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। एंड जो सबसे पहली 15B फर्स्ट शिप ऑफ विशाखापट्टनम जो कमीशन हुई थी वो कब हुई थी? 2021 में कमीशन हुई थी। प्रोजेक्ट 15B दैट इज विशाखापट्टनम। अब कौन कौन सी इसके अंतर्गत आ रही हैं? 4 शिप्स हैं। नंबर 1 विशाखापट्टनम जिसको वाइजेक भी बोला जाता है, लैंड लॉक्ड पोर्ट होता है के नाम से। मुरमागांव, ठीक है, पोर्ट का नाम है। उसके बाद INS इम्फाल एंड थर्ड फोर्थ इज INS पोरबंदर। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। अब अगर नेवी की न्यूज चल रही है तो आपको कारवार भी पता होना चाहिए। इंडिया का इकलौता डेडिकेटेड नेवल पोर्ट है ये यहाँ पे। एंड आपके पास 4 शिप्स आ रही हैं। अभी हमने इम्फाल डिस्कस किया था, ठीक है, विशाखापट्टनम, वाइजेक लैंडलॉक पोर्ट, मुरमगांव, ठीक है। टोटल 12 पोर्ट हमारे पास हैं एट प्रेजेंट। 13th पोर्ट अभी महाराष्ट्र में बन रहा है,
बट अभी एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ने अपने साइट पे उसको नहीं दिया है ना। ओके, तो ये चौथी है आईएनएस पोरबंदर। तो ये आपको पता हो, इंडिजिनियस कंटेंट इसमें है ऑलमोस्ट 75%। ओके, थर्ड न्यूज यहां पर आती है यूएनडब्ल्यूटीओ। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंबर्स पता हो, टोटल 160 इसमें मेंबर्स हैं। बिकॉज एपकैट के एग्जाम में डायरेक्टली मेंबर्स भी पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स हैं, आईएमएफ में कितने मेंबर्स हैं, रिसेंटली एडेड कौन सा हुआ है, यूरोपियन यूनियन में रिसेंटली एडेड कौन सा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब गुजरात का ढोडो विलेज जो है उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है बाय यूएनडब्ल्यूटीओ। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1974 में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आपको पता है यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। बेसिक इसका पर्पस क्या है? रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। अब ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपके लिए एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर 1980 को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023, इस बार की थीम क्या रही है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ये थीम वाले क्वेश्चन सीडीएस में, एनडीए में बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। एंड इस बार होस्ट कंट्री कौन सी रही है? सऊदी अरेबिया यहाँ पे इसकी होस्ट कंट्री रही है। तो मेंबर्स पता हो, यहाँ पे कौन से विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है, यहाँ पे ये पता हो गुजरात का। एंड उसके बाद कौन सी होस्ट कंट्री है? सऊदी अरेबिया। नाउ फोर्थ न्यूज, प्राइम मिनिस्टर जी ने नीलवंडे डैम को यहाँ पे डेडिकेट किया है टू द महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वही है जहां से अन्ना हजारे जी आते हैं। ठीक है। अब ये डैम न्यूज में है, क्वाइट ऑब्वियस है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको डेडिकेट किया है, तो इसके बारे में पता हो। एक ये ग्रेविटी डैम है जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में फॉल करता है। यहाँ पे आपको नंबर 1 तो ये पता हो कि कौन से स्टेट में है। अब डैम है तो रिवर के ऊपर आएगा आपके पास क्वेश्चन कि रिवर कौन सी है, ये पता हो। जो अपर नीलवंडे डैम है वो किस पे है? परावरा रिवर पे, जो कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जो लोअर है वो किस पे हो रहा है? सही नला रिवर पे आ रहा है। ठीक है। तो ये आपको दोनों रिवर्स पता हो। आप सबको पता है गोदावरी रिवर, ठीक है, जिसके उस पे नासिक भी है। तो ये 182 विलेजेस को ऑलमोस्ट यहाँ पे बेनिफिट कर रहा है फार्मर्स को, एंड ऑलमोस्ट 64,000 हेक्टेयर को ये इरिगेट कर रहा है। तो डैम पे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपसे रिवर पूछी जा सकती है, कौन सी रिवर पर फॉल कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। अब ये एनवायरनमेंट की न्यूज हो गई। अब ये आपसे डायरेक्टली यूपीएससी इस तरह की तो पक्का क्वेश्चन पूछता है कि वेस्टर्न घाट में कौन सा नया फ्रॉग आया है, कौन सी नई स्पीशी आई है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई जो कि बहुत रेयर है वेस्टर्न हिमालयस में, दैट इज द पेंट ब्रश स्विफ्ट, हैज बीन फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले यहाँ पर फोटोग्राफ हुई है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 25% जो बटरफ्लाई की स्पीशी है इंडिया की, वो हिमाचल प्रदेश में है। ये अपने आप में एक फैक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। दिस बटरफ्लाई स्पीशी इज साइटेड एट लोअर हिल्स ऑफ धौलाधर माउंटेन रेंज। अब ये रेंज आप सब करेंगे यहाँ पर जब ज्योग्राफी करेंगे, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज, धौलाधर रेंज। ठीक है। तो धौलाधर रेंज की लोअर हिल्स में मिली है। इसके अलावा कौन कौन सी स्पीशी हैं? एनोमोलस नवाब, ब्लैंक स्विफ्ट, टेल्ड जे, साइरन एक्सेट्रा, ये बटरफ्लाई की स्पीशी हैं। आपको ये पता हो कि 1/4 25% जो टोटल नंबर बटरफ्लाई की स्पीशी हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। इस बार हिमाचल प्रदेश न्यूज में था बिकॉज आपको पता है फ्लड्स आई ड्यू टू द ब्यास रिवर, तो आपको ये ब्यास रिवर भी, रिवर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ पेंट ब्रश स्विफ्ट, जिसका दूसरा नाम बोरिस फारी। ठीक है। अब ये साइंस का क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का, किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये कौन सी है? हेस्पेडिए फैमिली से बिलोंग करती है। इट इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन 2 सेपरेटेड स्पॉट्स यहाँ पे इन द अपर फॉरविंग सेल। इसके अलावा जो स्पीशी है ब्लैंक स्विफ्ट हैव नो सेल स्पॉट, व्हाइल द फिगर ऑफ 8 स्विफ्ट हैज 2 कंजॉइंट सेल स्पॉट। जो ब्लैंक स्विफ्ट है उसमें कोई भी सेल स्पॉट नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी है उसमें यहाँ पे 2 कोजॉइंट सेल स्पॉट हैं। ठीक है। द पेंट ब्रश स्विफ्ट हैबिटेशन इज कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट। ये एरिया आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल और साउथ इंडिया में मिलेगा, एंड रेयर इन उत्तराखंड। ये आपसे पूछा जा सकता है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बटरफ्लाई। So this is very important as far as the environment ecology is concerned. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एंटरटेन करने से
रिफ्यूज कर दिया है पिटीशन को बाय द रूलिंग बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना, जहां पे अभी इलेक्शंस भी हो रहे हैं, 5 स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पर बीआरएस पार्टी ने पिटीशन डाली थी इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि जो भी सिंबल्स यहाँ पे अलॉट किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो कहीं ना कहीं बीआरएस के कार के जो सिंबल है उससे रिजेंबल कर रही हैं। इससे वोटर्स कंफ्यूज हो सकते हैं वोट के टाइम पे जब वो वोटिंग करेंगे। अब इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, नंबर 1 इज द नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, उसके बाद सिंबल्स के ऊपर आ गया कि कौन सिंबल्स दे रहा है, ठीक है, एंड कितनी नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट हैं। ओके, सबसे पहला तो कि कौन यहाँ पर इलेक्शन सिंबल्स को यहाँ पे एलोकेट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता हो। सिंबल्स रिजर्व्ड भी हो सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को मिलते हैं, और फ्री भी हो सकते हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज को मिलते हैं। क्लियर? जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं वो चूज कर सकती हैं फ्रॉम द फ्री नॉन एक्सक्लूसिव सिंबल्स उसके बीच में से। तो हियर इंपॉर्टेंट इज ECI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन। नाउ ये जो सिंबल है दे कैन बिकम फ्री अगेन फॉर द अदर्स टू चूज इन द सब्सिक्वेंट इलेक्शन। अगले इलेक्शंस में कोई भी इनको चूज कर सकता है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन दी थी यहाँ पे उसमें बताया गया कि 6 नेशनल पार्टी हैं, 26 स्टेट की पार्टीज हैं, एंड ऑलमोस्ट 2600 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हमारे पास आ रही हैं। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा आपको पेपर में कि नेशनल पार्टी कितनी है, इसके बाद क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है नेशनल पार्टी का टैग लेने के लिए। ये तीनों आपको रट लेनी है अच्छे तरीके से। नंबर 1, अगर 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में वो रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ पे। नंबर 2, अगर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिलते हैं 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में, लोकसभा में या फिर स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में, या फिर एंड हैज एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स, उसके बाद नेशनल पार्टी का टैग मिल सकता है। या फिर वो 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा जीते 3 से कम 3 स्टेट्स में, अगर ये होता है तो उसको नेशनल पार्टी का टैग मिल जाता है। रिसेंटली आप देखते हैं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर टैग मिला, तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सेकंड, बीजेपी थर्ड, कम्युनिस्ट पार्टी CPIM चौथी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फिफ्थ, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी सिक्स। 6 नेशनल पार्टी एट प्रेजेंट हमारे पास हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो एलिजिबिलिटी या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टीज। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको पता है 31 अक्टूबर यहाँ पे, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आयरन मैन की से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पर आप सबको पता है दिस प्रिंसली स्टेट्स जो कि ब्रिटेन के अंदर डायरेक्टली थे, दिस फॉर एग्जांपल प्रिंसली स्टेट्स इज द राजवाड़े, ठीक है। रजवाड़े जो थे यहाँ पे डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली चल रहे थे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद इन सबको जोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट काम था, नहीं तो बाल्कनाइजेशन हो जाता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, इसलिए पहले होम मिनिस्टर भी ये बनते हैं, ठीक है। इनको भारत रत्न भी मिलता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1991 में। एंड भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड इसको राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे पे सेलिब्रेट भी किया जाता है 31 अक्टूबर को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। एंड इसी दिन 2018 में आप सबको पता है टॉलेस्ट स्टेच्यू जो वर्ल्ड का है यहाँ पर गुजरात में आता है इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे। एंड अगर हम बात करें तो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि इनको सरदार टैग कब मिला, तो बारडोली सत्याग्रह में वुमेन ने इनको टैग दिया था ऑफ सरदार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सभी को जोड़कर रखा बाद में। आप सबको पता है 3 प्रिंसली स्टेट्स जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर यहाँ पर बाद में इशू आया था। जूनागढ़ को यहाँ पर ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन से ले लिया गया, सॉरी हैदराबाद को, नॉट ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ आया हमारे पास यहाँ पे रेफरेंडम के थ्रू। एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आता है। एंड हम देखते हैं बाद में यहाँ पे 370 को डाइल्यूट कर दिया जाता है एंड या फिर डी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है। अब ये ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास यहाँ पर बाद में आते हैं जिन पे थोड़ा सा क्या होता है इश्यूज क्रिएट होते हैं, बट बाद में ये तीनों भी इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यूज थी यहाँ पर क्लाउड सीडिंग। इस पे मैंने अलग से सेशन भी लिया था दिल्ली में 23-24 को, उन्होंने कहा है कि क्लाउड सीडिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर सोलापुर सिटी यहाँ पे जो लीवर्ड साइड है, सर ये लीवर्ड साइड क्या है,
अब वेस्टर्न घाट का जो ये पहाड़ है, इसका दिस साइड जो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड अ विंडवर्ड साइड, दिस इज कॉल्ड अ लीवर्ड साइड। अब यहाँ से अगर हवा आ रही है तो विंडवर्ड साइड में क्या होगा, आराम से हवा को राइज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंड होगी, सैचुरेट होगी, कूल डाउन होगी एंड बारिश कर देगी। तो विंडवर्ड साइड जहां पर बारिश होगी, लीवर्ड साइड जहां पर लेस रेनफॉल होगा। इसलिए यहाँ पर रेनफॉल को इंक्रीज करने के लिए, इनहांसमेंट करने के लिए आप आर्टिफिशियल रेन करेंगे, उसको कहा जाता है क्लाउड सीडिंग, जो कि दिल्ली में कहा जा रहा है कि एयर पोल्यूटेंट को कम करने के लिए। अब क्लाउड सीडिंग क्या है, आर्टिफिशियल रेन, दैट मींस किसी चीज के थ्रू आप बारिश करवाएंगे। किसके थ्रू करवाएंगे आप, सिल्वर आयोडाइड्स या पोटेशियम आयोडाइड्स या ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, या लिक्विड प्रोपीन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको प्लेन्स के थ्रू या फिर ग्राउंड से स्प्रे किया जाएगा। उसके बाद एक न्यूक्लियाई क्रिएट होगा जिसके अराउंड, उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेन होगा। बट इसके लिए कंडीशन चाहिए होती है कि ऑलरेडी 40% यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्लाउड चाहिए, उसके बाद ही आप बारिश करवा सकते हैं। डन, उसके बाद ही यहाँ पर कंडेंसेशन होगी एंड आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर होगी। इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर, ऑलमोस्ट 40%। इसको कहा जाता है क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन। इसके एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ड्राई आइस, आयोडाइड सिल्वर के, पोटेशियम के, या फिर लिक्विड प्रोपेन। ठीक है, जो कि दिल्ली में भी यहाँ पर 23 और 24 नवंबर को कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवाई जाएगी। नाउ ये है क्लाउड सीडिंग, एक वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो कि ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में यहाँ पर करवाई जाती है, या फिर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि दिल्ली में करा जा रहा है। कैसे काम करती है, एयरक्राफ्ट या रॉकेट के थ्रू, आप ये देख रहे हो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इन सबको यहाँ पे क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, स्प्रे किया जाता है टू मिमिक आइस न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई बनेगा। उसके बाद आप देखते हैं क्लाउड्स ऑफन लैक नेचुरली अकरिंग आइस न्यूक्लियाई, सो इंजेक्टिंग देम विद सिल्वर आयोडाइड, जैसे ही सिल्वर आयोडाइड मिलेगा उसके बाद न्यूक्लियाई बनेगा एंड कंडेंसेशन होगी एंड आपके पास आर्टिफिशियल रेन आ जाएगी। डन, बट इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, क्लाउड्स चाहिए। ठीक है, 40% ऑलमोस्ट ऑलरेडी क्लाउड्स चाहिए, उसके बाद ही बारिश हो सकती है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स। जितने भी ज्ञानपीठ अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स, अवार्ड्स पे क्वेश्चन पक्का एफकैट में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें नंबर 1 तो पता हो कि किस लिए अवार्ड दिया जाता है, किस फील्ड के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे दिया जाता है। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे जो कि एनुअली दिए जाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग रिसर्च में, किस किस फील्ड में, बायोलॉजिकल साइंसेस में, केमिकल साइंस में, एटमॉस्फेयर, अर्थ, ओशन, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इन सब में आपने अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दे रखी है तो। ठीक है, तो किसके नाम पे है ये, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनके नाम पे ये अवार्ड मिल रहा है। तो अब से अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे आपके पास आता है, ठीक है, इन अवार्ड्स पे डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया, साइंस एंड टेक में जिसने काम किया है। एलिजिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए। 45 ईयर्स तक दिया जाता है, ठीक है, 31 दिसंबर को प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ द प्राइस। अब इसमें जितने भी ओसीआईज हैं, जिनके पास इंडियन यहाँ पर फॉरेन का पासपोर्ट है, बट अब उनके पास ओसीआई है, दैट मींस वो 100 साल तक इंडिया में आ सकते हैं, या पीआईओ है, यहाँ पे बाद में तो इनको मर्ज कर दिया गया था, ये भी एलिजिबल है। ये प्राइस किसके बेस पे दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दी है ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ द प्राइस, दैट मींस उससे पिछले 5 साल में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके लिए ये प्राइस दिया जाता है। नाउ ये न्यूज हम डायरेक्टली G20 के बाद डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको पता है, उसमें ये कॉरिडोर आया था, IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके 2 कॉरिडोर्स हैं, एक ईस्ट कॉरिडोर जो पहले इंडिया को वेस्ट एशिया में लेके जाएगा, उसके बाद वेस्ट एशिया को यूरोप में। बट जब से इजराइल पैलेस्टीन इशू हुआ है, आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया थोड़ा सा इसमें शांत हो गया है, बिकॉज उससे पहले हम देखते हैं I2U2 एक ग्रुप भी बनता है एंड इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे चल रहे थे। बट जैसे ही 7 अक्टूबर पैलेस्टीन वाला, हमास वाला इश्यू होता है, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल हो चुका है। तो प्रोजेक्ट हम अलग से G20 के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली एम यहाँ पर इंडिया से आप देखिए यूरोप तक घुसेंगे थ्रू द मिडल ईस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, रेलवे लाइन को करा जाएगा अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला
and developing shipping connectivity to India and Europe on the either end of this corridor। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छा डायग्राम भी है, ये रहा, मुंबई पोर्ट से हुआ, उसके बाद आप देखते हैं यूएई जाबेल अली, उसके बाद आप देखते हैं अल ख्वाफत यूएई, उसके बाद आप देखते हैं सबसे पहले सी रूट आ रहा है मुंबई से यहाँ तक, ठीक है, वाटर बॉडी है, सी रूट आएगा, उसके बाद आपके पास रेल का रूट आ गया, सऊदी अरेबिया में हरदा, उसके बाद रियाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद दोबारा हैफा पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, जिसमें अडानी इशू चल रहा था, इजराइल, एंड लास्ट में पीरिस पोर्ट ग्रीस। ये आपने देखा भी था, पीरिस पोर्ट जो कि गेटवे है यूरोप का, जब प्राइम मिनिस्टर जी ग्रीस में जाते हैं तो यहाँ पर भी एग्रीमेंट होता है एंड पीरिस पोर्ट पे इंडिया को एंट्री मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड पीरिस पोर्ट की क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बिकॉज यहाँ ईरान वाले इसमें पार्ट पे जो हमारा पोर्ट है शाबार पोर्ट, जिसके थ्रू हम एंट्री कर रहे थे, यहाँ पर अजरबैजान और यहाँ पर अर्मेनिया का इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत शाबार पोर्ट पे इशू आ रहा था, इसलिए इंडिया ने अपना दूसरा रास्ता पीरिस पोर्ट भी खोल रखा है। सो आईमेक इंपॉर्टेंट है, ये सारा रूट आ गया आपके लिए, मैंने बता दिया, एंड इसके लिए आप अलग से G20 का सेशन भी चैनल पर देख सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट उद्भव, अभी रिसेंटली आप देखते हैं यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी का और यूएसआई जो कि एक डिफेंस सर्विस की थिंक टैंक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे हुआ है। उद्भव ट्रांसलेट टू द ओरिजिन और द जेनेसिस, जो कि जितनी भी प्रोफाउंड नॉलेज है हमारे नेशन में स्पैनिंग द सेंचुरी जो चल रही है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टार्ट किया गया है। उद्भव जो है हमारा ओरिजिन, ठीक है, बेसिकली जितने भी एंशिएंट विजडम्स है, इनसाइट है, उसको मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस के साथ एमलगेट जोड़ा जाएगा, जो भी एंशिएंट हमारी नॉलेज चल रही है, सो दैट जो प्रेजेंट डे में सिक्योरिटी चैलेंजेस चल रहे हैं उनको टैकल डाउन कर सके। थोड़े दिन पहले अपने आपको एनएसएस भी करवाया था, हम जल्दी ही स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी यहाँ पर लेकर भी आ रहे हैं, यहाँ पर पहली बार लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ये ब्रिज करेगा गैप को, ओल्ड एज विजडम को और कॉन्टेम्परेरी मिलिट्री एजुकेशन को, इन दोनों को यहाँ पर ये क्या करेगा, जो इसके बीच में गैप था उसके ऊपर एक ब्रिज बनाने जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली अभी आप देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट उद्भव। नाउ प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इट हैज अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिस्टम्स एंड एंड्योरिंग रिलेवेंस इन द मॉडर्न इरा, ओल्ड एज विजडम को जोड़ेगा। दिस विल explore the underexplored strategic thinking, warfare from the classical text, जो भी classical text है उन सबको present contemporary के साथ नॉलेज के साथ एमलगेट करने जा रहा है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, ये सारे हो गए। उसके बाद थिरुकुरल, एथिकल कंडक्ट इन द वॉरफेयर, इन सब की नॉलेज को मॉडर्न वॉरफेयर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, प्रोजेक्ट उद्भव, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, अभी हम देखते हैं अक्टूबर में, इस न्यूज में आपको ये पता हो कि कौन कौन से यहाँ पर बॉर्डर्स हैं। पहले तो इंडिया के बॉर्डर किस किस से लग रहे हैं, तो नंबर 1 दैट इज BC पाकिस्तान, नेपाल MBA, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश, फिर चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर हमारे पास नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे नेपाल और भूटान के, चाइना और भूटान के कौन कौन से इश्यूज हैं, पसमलुंग एंड जकरलुंग वैली नॉर्थ में, जिसके पीछे दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता है, बोथ ऑफ द प्लेसेस आर वाइटल फॉर द भूटान। वेस्ट में डोकलाम प्लेट्यू, लास्ट टाइम हमने देखा था, द्रमाना, ठीक है, यकचू एंड सिंचुलुंगपा, लांगमार्पो वैली, ये सारी की सारी जो है यहाँ पर वेस्ट में है, जो डिस्प्यूट चलती हैं भूटान और चाइना के बीच में, ठीक है, ये सारी इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन पे है। एंड आप सबको पता है डोकलाम में भी कहीं ना कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, चिकन स्नैक किसी तरीके से वो इस वाले नेक को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, सो दैट नॉर्थ ईस्ट में उनका एक्सेस और बढ़ सके। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वैली डिस्प्यूटेबल किस किस कंट्रीज के बीच में है, तो आपको पता हो चाइना और भूटान के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनको गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया पुणे में। अब ये कॉन्सेप्ट है गार्जियन मिनिस्टर, ये क्या होते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आप सबने कैबिनेट मिनिस्टर सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सुना होगा, अब आप देखते हैं गार्जियन मिनिस्टर, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको करा, यहाँ पर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, सो दैट एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर लगाया जा सके। महाराष्ट्र में इनको लगाया गया है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड मेंट टू ब्रिंग देयर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, वो अपनी पर्सनल अटेंशन दे वहां पे डेवलपमेंट के लिए।
इफ अ डिस्ट्रिक्ट हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट, किसी डिस्ट्रिक्ट की कैबिनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो किसी आउटसाइडर को अपॉइंट किया जाता है। अ मिनिस्टर कैन सर्व एज द गार्जियन मिनिस्टर फॉर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। एक मिनिस्टर दो से ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का गार्जियन मिनिस्टर भी रह सकता है। अब ये डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्टली, बिकॉज करंट अफेयर्स में चल रहा है। नाउ इसका रोल क्या है कि वहां पे जो ब्रिंग पर्सनल अटेंशन एंड सपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, सो दैट वहां की लोकल नीड्स क्या है, वहां पे ग्रोथ किस तरीके से प्रमोट करवानी है, उसको यहाँ पे ये क्या कर सके, नोटिस में ला सके। दिस पोजीशन इज हेल्ड बाय द सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी से होगा, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं एक लाइजन का काम करेगा, ठीक है, लाइजनिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लाइजन का काम करेगा, जिस तरीके से गवर्नर स्टेट की इंफॉर्मेशन सेंटर के पास भेजता है। इंश्योरिंग दैट द डिस्ट्रिक्ट रिसीव द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू मीट इट्स डेवलपमेंट गोल्स, कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे तरीके से ग्रोथ चल रही हो, डेवलपमेंट चल रही हो, ये सब ये गार्जियन मिनिस्टर रिपोर्ट आगे देगा। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच न्यूज में था यहाँ पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी न्यूज में चल रहा है बिकॉज 34 जजेस पूरे हो गए हैं, 33+1, ठीक है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करूं तो आपके पास एक 2 बेंच जज होता है, एक 3 बेंच आता है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आता है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। जहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सब्सटेंशियल लॉ, वहां पर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जजेस होंगे। अभी तक मैक्सिमम जजेस 13 जजेस आ चुके हैं केबीसी केस, केशवानंद भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो यहां पर जो नेशनल इंपैक्ट है या फिर इज लाइकली टू डिसाइड द लॉ फॉर द गुड, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आएगा। कौन डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेकर आना है कि नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डन। तो ये आपको पता हो कि किस मैटर पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ सकता है, एंड मिनिमम उसमें 5 जजेस तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 143, जिसमें राष्ट्रपति जी एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइस मांगते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से, उसमें भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ सकता है। 145 आर्टिकल 3, जहां पर कुछ इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पर भी हो सकता है। कोई भी मैटर जिसका नेशनल इंपैक्ट है वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ सकता है। इंपॉर्टेंट हियर इज कि चीफ जस्टिस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे अक्टूबर के सेकंड हाफ के करंट अफेयर्स, ऑलमोस्ट 16 से 31। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन करंट अफेयर्स के अलावा यहाँ पे जो करंट इश्यूज, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको करंट इश्यूज मिलेंगे, बिकॉज मैंने उन इश्यूज को इसमें डुप्लीकेट दोबारा से रिपीट नहीं करा है, बिकॉज उनको हम अलग से सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारा सेशन समझ में आ गया होगा एंड आप साथ साथ इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।